राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, जिसने जीती है रातों से जंग, ए मेरे दोस्त सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी लगातार एग्जाम अपडेट को लेकर के मैथ के क्वेश्चन में लगातार आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आज की जो मेरी ये क्लास होने वाली है, यहाँ पर मैथ के आपको मैं वो क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो बिल्कुल एग्जाम में जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए वो बिल्कुल बेसिक और लो क्वेश्चन, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन लेकर के नहीं आया हूँ। अगर देखो आप मेरी कंटिन्यू क्लास को देख रहे हो तो मेरी इस क्लास को जब देखने के बाद एक बार नीचे कमेंट अवश्य करना, सर आपने इतने क्वेश्चन कराए थे, इतने में से मुझे इतने आ गए हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चन मुझे आते हैं। तो इससे मैं ये जान लूँगा कि आप जो मेरी क्लास को देख रहे हो, आपकी तैयारी किस लेवल की। अगर आपको इसमें मेरे सभी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब आप मैथ में 40 में 40 लाओगे, ये मैं आपसे पूरा दावा करता हूँ, ठीक है। आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे लेवल की है, क्योंकि यहाँ पर मैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आज मैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर बना करके क्वेश्चन को लाया हूँ कि बिल्कुल जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम के पैटर्न से मैं बहुत एडवांस लेवल, एग्जाम के पैटर्न से काफ़ी कुछ एडवांस लेवल के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर देखो एग्जाम का जो पैटर्न आ रहा है, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन आप पूर्णतया कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपके 40 में 40 पूर्णतया से आएंगे, ठीक है। जैसा कि मेरी लगातार क्लास चल रही थी आपकी 40 में 40 के लिए, तो 40 में 40 आपके पूर्णतया नंबर आएंगे मैथ में। अगर आपसे ये सभी क्वेश्चन बने तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरे आज की क्लास में आपने इतने क्वेश्चन कराए थे, इतने में मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो देखो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा परसेंटेज इलेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, परसेंटेज इलेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो दिया हुआ एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी को मत दिया, जबकि शेष के 50% ने उम्मीदवार क्यू को मत दिया। शेष मतदाताओं ने वोट नहीं दिया यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत न देने वालों के बीच का अंतर 1000 था, तो उस चुनाव में मतदान करने के पात्र व्यक्तियों की संख्या थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा और लंबा लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर आप इसकी भाषा से डर गए तो क्वेश्चन को स्किप कर दोगे, लेकिन देखो यहां पर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी को मत दिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 100% मान लेता हूँ, टोटल यहाँ पर 100 मतदाता हैं, 35% मतदाता। अब यहाँ पर देखो 35% हमारे ये हो गए जिन्होंने पी को मत दिया, ठीक है, जबकि शेष के 50% ने उम्मीदवार क्यू को मत दिया। अब देखो यहाँ पर शेष कितना बचा, शेष हमारा 65 बचा, ठीक है। 35% यानी कि 35 वोट पी को मिल गए, शेष कितने बचे हमारे, 65 बचे। शेष हमारे जब यहाँ पर 65 बचे हैं, अब कह रहे हैं कि शेष के 50% ने उम्मीदवार क्यू को मत दिया। अब शेष का 50%, अगर आप यहाँ पर 65 का 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 32.5, ठीक है। 32.5 लोगों ने उम्मीदवार क्यू को मत दिया, ठीक है, उम्मीदवार क्यू को मत दिया। और मत ना देने वालों के भी यहाँ पर देखो 50% ने उम्मीदवार क्यू को मत दिया, शेष मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। अब जो शेष बचे, शेष हमारे क्या बचे, इसका 50% मैंने निकाला 32.5, ठीक है, तो वही 50%। अब हमारे इसमें कितने बचे, 32.5 और बचे। तो ये जो हमारे 32.5% बच रहे हैं, 32.5%, इन लोगों ने क्या किया है, कोई भी वोट नहीं दी है। इसका मतलब इन लोगों ने वोट नहीं डाली है, ठीक है। यहां पर देखो अब बिल्कुल आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका है। अब देखो यहां पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, मतदाताओं ने वोट नहीं दिया जबकि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत ना देने वालों के बीच का अंतर। अब देखो यहां पर आपसे कहा जा रहा है उम्मीदवार पी को मत देने वाले, उम्मीदवार पी को 35 लोगों ने मत दिया है, और ना देने वाले मतलब वो होंगे जो उम्मीदवार क्यू को मत दिया है, ठीक है। उम्मीदवार पी को जिसने वोट नहीं दिया है तो इसका मतलब उसने क्यू को दिया है। तो पी और क्यू का यहाँ पर अंतर आपसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो अंतर है हमारे अकॉर्डिंग 2.5 का अंतर है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्पेस कम है, ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 का मान जो आ जाएगा हमारा 25 चक्को 100 हो जाएगा, 0 और 400 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो वहाँ पर ऐसे बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 1 = 400 हो जाएगा। अब देखो पूछा गया क्या गया आपसे,
तो उस चुनाव में मतदान करने के पात्र व्यक्तियों की संख्या थी। यानी कि टोटल 100 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 400 में 100 का मल्टीप्लाई कराओगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 40,000। ठीक है, 40,000 टोटल मतदाता थे। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा हो तो नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरी लगातार एनालिसिस को लेकर के क्लास आ रही है, तो उनमें मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा। और मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा हो। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 के नाम से यहाँ पर दिया हुआ है। एवरेज का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, ठीक है, तो आप नीचे जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं जान लूंगा ये बच्चा जो है ना बिल्कुल मैथ में अपना झंडा गाड़ करके आएगा। ठीक है, मैथ में तो अपना झंडा गाड़ करके आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई साधारणतया क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि टाइम लिमिट जितनी वहाँ पर एग्जाम में कम है और ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना अच्छे टाइम में, ठीक है, अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन। देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन चाहूँ तो आपके लिए बहुत ही लो क्वेश्चन ला करके यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है उन क्वेश्चनों को करना। अरे वो पढ़ो क्वेश्चन, वो पढ़ो वहाँ से पढ़ो जहाँ पर हम तो यहाँ पर पढ़ करके अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे कि यहाँ पर हाँ मैंने बहुत ही अच्छा कर लिया है। लेकिन एग्जाम में जहाँ पर लाखों बच्चे बैठे हैं, ठीक है, उनके बीच में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो इसलिए आप ऐसा कुछ मत पढ़ के जाओ। वो पढ़ के जाओ बिल्कुल जहाँ पर अपने आप में आपको कुछ काबिलियत महसूस हो। यहाँ पर देखो, एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन 43 किलोग्राम है। 4 नए छात्रों को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, जिनका वजन क्रमशः 42 केजी, 36.5 केजी, 39 केजी और 42.5 केजी है। अब कक्षा में छात्रों का औसत वजन 42.5 केजी है। शुरुआत में छात्रों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। अभी तक आप क्वेश्चन कैसे लगा रहे थे कि यहाँ पर कुछ संख्या दी होती थी कि यहाँ पर 15 छात्रों का औसत वजन इतना है, 4 नए छात्र इतने इतने वजन के आ गए हैं, ठीक है, तो अब उन छात्रों का औसत वजन कितना हो जाएगा, ये आपसे निकलवाया जा रहा था। और यहाँ पर आपको विद्यार्थियों की संख्या दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको घुमा दिया है। यहाँ से छात्रों की संख्या को हटा करके आपको लास्ट वाला एवरेज बता दिया है और छात्रों की संख्या आपसे पूछी गई है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आप करते हो, कुछ नया मिलता है, तो बिल्कुल वहाँ पर घूम जाते हो। लेकिन यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन का ऐसा मैं तरीका बताऊंगा, अधिकतर बच्चे यही करते हैं, जब कुछ नहीं समझ में आता है तो बेसिक से ही लगाते हैं। ठीक है, बेसिक से भी आप लगा सकते हो, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, औसत वजन हमारा कितना था, औसत वजन जो हमारा एवरेज वेट था वो था यहाँ पर 43 केजी। ठीक है, 43 केजी था। अब जब हमारे 4 नए छात्र आए हैं तो यहीं पर 43 केजी से इनकी हम तुलना करेंगे, जिनका वजन क्रमशः 42। अब पहला वाला छात्र 42 केजी का है, तो मेरे अकॉर्डिंग इस एवरेज से -1 कम है। उसके बाद दूसरा छात्र है 36.5 केजी का, तो हम यहाँ पर सभी का 43 से ही तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 6.5, ये भी कम है। उसके बाद यहाँ पर 39 माइनस का यहाँ पर 4, ये भी कम है। उसके बाद देखो 42.5, तो ये भी यहाँ पर माइनस का 0.5 कम है। अब इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 6, 6.5 और 1 7 हो जाएगा, 7 4 11 1 12। माइनस के देखो कितने आ गए, 12 आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, अगर यहाँ पर आपको छात्रों की संख्या टोटल यहाँ पर दी होती, 4 नए छात्र और आए हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था। यहाँ पर छात्रों की संख्या दी होती, 4 नए छात्र और आए हैं, तो यहाँ पर आप क्या करते, ये वाले छात्र और प्लस ये वाले छात्र, इनको आप से भाग दे देते। जो यहाँ पर एवरेज आता वो 43 में माइनस कर देते। ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर आ जाता, आपका 42.5 आंसर आ जाता। यही करते आप और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता। लेकिन ये क्वेश्चन उल्टा, तो देखो मैं बिल्कुल अपने उसी वाले तरीके से लगाऊंगा जिस तरीके से मैं वो क्वेश्चन लगा रहा था। यहाँ पर 42.5 अपना आंसर मान करके मैं चलूंगा कि मुझे 42.5 अपना क्या लाना है, आंसर लाना है। ठीक है, यहाँ पर छात्रों की संख्या क्या है वो मैं पुटअप कर लूंगा, वो मैं अपने आप से कुछ मान लूंगा। जैसे कि देखो, अपने आप से कैसे मानोगे,
अब यहाँ पर देखो 43 आपका एवरेज है। यहाँ पर आप ऐसे कौन से नंबर से भाग दोगे जो आपका देखो जो जिस नंबर से आप भाग दोगे जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो 43 पर घटाने पर यहाँ पर 42.5 आ जाए। इसका मतलब यहाँ पर 0.5 जब आएगा तभी हम 43 में घटाएंगे, तब हमारा 42.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखो वहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी मान लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि 4 नए छात्र आए हैं, 4 तो हमें ये तो यहाँ पर 4 से तो भाग देना ही पड़ेगा, 4 से तो हमें यहाँ पर भाग देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर और कितने छात्र थे, अब देखो और कितने छात्र, यहाँ पर मैं तो बिल्कुल साधारण सा मुझे दिख रहा है जैसे कि यहाँ पर मैं 20 छात्र मान लूँ, 20 4 कितने हो जाएंगे 24, क्योंकि मुझे आंसर कितना लाना है 0.5 लाना है, आंसर कितना लाना है 0.5 लाना है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर 12 के दुगने से भाग दोगे तभी तो 0.5 आएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया है माइनस का 12, यहाँ पर मैंने 20 छात्र मान लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24, तो यहाँ पर देखो माइनस का 0.5 आ चुका है। अब जब ये माइनस का 0.5 आ चुका है तो यहाँ पर जब देखो हम क्या करते हैं, माइनस का 0.5 आया है ना, तो यहाँ पर जब हम घटा देंगे तो कितना आएगा 42.5, हमारा यही आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन अभी तक आपसे ऐसे ही पूछा जा रहा था, इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन आपके बाउंस मार गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आप लोग बेसिक से भी लगा सकते हो, लेकिन ये जो तरीका रहा बहुत ही, अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से मैंने जो समझाया है आपको, अगर आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है ऐसे क्वेश्चनों में तभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नहीं तो आप लोग बेसिक से भी लगा लेना, देख लेना उससे कितना टाइम लगेगा, मैं आपको यहाँ पर बेसिक से नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो हमने 20 छात्र माने हैं यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर देखो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर मेरे वीडियो के नीचे डेली कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा फरवरी में एग्जाम है, कुछ मुझे अच्छी सी रणनीति बताइए, प्यारी सी रणनीति बताइए। ठीक है, तो मैं उसके लिए मैं एक पर्सनल एक वीडियो आपकी रणनीति को लेकर के आऊँगा जिसका भी 10 से 12-15 दिन एग्जाम को लेकर के हैं। ठीक है, वो कितने समय कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें और कौन से सब्जेक्ट पर कम फोकस करें। ठीक है, मैं उस सभी बातें उस वीडियो में लेकर के आऊँगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए कि इतने समय एग्जाम टाइम है, आप लोग एग्जाम टाइम में इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो एग्जाम टाइम में बिल्कुल मत परेशान होइए, बस मन लगा के पढ़ते रहिए, जो होगा ठीक है अच्छा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है वो दिया हुआ है 2 पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर, 2 पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 110 है और संख्याएं 2:7 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है। मैंने जब भी कहा था जब रेशियो में दिया और रेशियो में पूर्णतया संख्या नहीं होती है तो इनका अंतर यहाँ पर 2K और 7K मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5K आ जाएगा। ठीक है, 5K आ जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग अंतर 5K है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 110 है, तो K का मान यहाँ पर 22 आ जाएगा और संख्याएं 2:7 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग, यहाँ पर ये 2K मानी थी, ये 7K मानी थी, तो योग हमारा कितना हो जाएगा 9K हो जाएगा। ठीक है, 9K, K का मान हमें पता चल चुका है कितना है 22, तो यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया है 198, 198 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो अलग से हम दोनों संख्याएं निकालें फिर जोड़े, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो यहाँ पर 198 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो प्यारा सा क्वेश्चन हमारा एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 288 है और इनका अनुपात, संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:9 का और संख्याओं का एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं 4:9 में, तो इनको मैं एक को मान लेता हूँ 4K और दूसरी को मान लेता हूँ 9K, ये हमारी संख्या हो गई। हमारे अकॉर्डिंग इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग इनका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 9 × 4 × K। ठीक है, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है देखो
0.288 है। तो के का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, यहाँ पर 9 8 72 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर के जुगल टू कितना हो जाएगा, के जुगल टू यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, के जुगल टू यहाँ पर हो जाएगा 8। आपसे देखो पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पर संख्याओं का HCF। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या गलती करते हो, जैसे कि पीछे क्वेश्चन में मैंने बहुत ही शार्ट तरीके से बताते हैं। यहाँ पर देखो, अगर आपसे HCF निकालने को कहा जा रहा है तो 4K और 9K का मेरे भाई HCF निकाल लो। 4K और 9K का जब HCF निकालोगे तो यहाँ पर आपको कौन सी मैक्सिमम वैल्यू जो है कॉमन मिल रही है, तो यहाँ पर आपकी K कॉमन मिल रही है। तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, K का मान मुझे पता ही है कितना है, 8 है। K का मान मुझे पता ही है कितना है, 8 है। तो HCF जो हमारा हो जाएगा वो 8 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करते हो, K का मान निकाल करके पहले अपनी वैल्यू में रखते हो, 8 चौको 32, 8 9 72। ठीक है, 32 और 72 हमारी वैल्यू हो गई। तब उसके बाद अपना HCF निकालने बैठो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आपकी टाइम की बचत होती है। बस इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कपड़े के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 841 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा मेंसुरेशन को लेकर के है। देखो मेंसुरेशन की मैंने अपनी 2 क्लासें अपलोड की है, वहाँ पर एक ट्रायंगल को लेकर के और एक क्लास 2D फार्मूले को लेकर के। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत ही 4 चांद आपके मेंसुरेशन में लगवा देंगी, क्योंकि यहाँ पर मेंसुरेशन से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है केवल फार्मूलों से लेकर के ही पूछा जा रहा है। ठीक है, केवल फार्मूलों को लेकर ही पूछा जा रहा है। तो मैंने उस क्लास में, इन 2 क्लासों में मैंने केवल फार्मूले ही आपके सभी कवर कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक कपड़े के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है। अब देखो वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल मतलब रहा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, A²। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 841 दिया हुआ है। इससे आप वर्ग की भुजा निकाल लोगे, ये 29 का वर्ग लिखा हुआ है। देखो जब भी वर्ग और वर्गमूल की बात आती है, घन और घनमूल की बात आती है, तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि मेरे भाई 50 तक की वर्ग और 20 तक की क्यूब तो आपकी जबान पर रटे होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए का कितना हो जाएगा, भुजा हमारी कितनी निकल आएगी, 29 आ जाएगी। तो इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई, अब देखो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी अगर वो फार्मूलों की क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, सभी फार्मूले मैंने एक साथ कवर कर दिए हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, प्रत्येक विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण बराबर क्या होता है, ठीक है, डायगोनल जो हमारा होता है वो बराबर होता है a√2 के बराबर होता है। ठीक है, a√2, यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ है, 29 और √2। तो यहाँ पर जो आपका विकर्ण आ जाएगा, और वर्ग में प्रत्येक विकर्ण हमारे समान ही होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा विकर्ण हमारा डायगोनल आ जाएगा वो 29√2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 29√2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन देखो मेंसुरेशन को लेकर के पूछा गया। ये जितने भी क्वेश्चन है पूरा लैंग्वेज का गेम है यहाँ पर। ठीक है, पूरा लैंग्वेज का गेम है और कुछ भी नहीं है, केवल बड़े क्वेश्चन लिखे हुए हैं और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जैसा कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तारणी अपनी वर्गाकार इमारत के चारों ओर दौड़कर मैराथन के लिए अभ्यास कर रही है। वह अपनी इमारत के 10 चक्कर पूरे करती है। यदि प्रत्येक भुजा लगभग 50 मीटर है तो उसके द्वारा तय की गई रनिंग ट्रैक की लंबाई कितनी होगी। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जैसे कोई देखो वर्गाकार इमारत है, वर्गाकार यहाँ पर इमारत है और वहाँ पर दिया हुआ है मैराथन के लिए अभ्यास कर रही है, अपनी इमारत के 10 चक्कर पूरी करती है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, प्रत्येक ये भुजा हमारी 50 मीटर है, तो वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती हैं। तो हमारी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएंगी, ये भी 50 की, ये भी 50 की और ये भी 50 की। ठीक है, तो उसके द्वारा तय की गई रनिंग ट्रैक की लंबाई। अब देखो वो पूरा अपना एक चक्कर जब लगाती है तो 50 50 50 के, तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप वाला यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। तो वर्ग का परिमाप यानी कि एक चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो 200 मीटर, एक चक्कर में वो 200 मीटर तय कर रही है, तो उसके द्वारा अब वो चक्कर कितने लगा रही है, परिमाप मतलब एक चक्कर। ठीक है, एक चक्कर यहाँ पर लिख लो, एक चक्कर में वो 200 मीटर की दूरी कवर कर रही है और चक्कर कितने लगा रही है, 10, तो कितने हो जाएंगे, 2000 मीटर। और यही आपसे पूछा जा रहा है, उसके द्वारा तय की गई रनिंग ट्रैक की लंबाई कितनी। उसने 10 चक्कर लगाए, 200 मीटर का एक चक्कर है, तो 2000 मीटर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है देखो ऐसे क्वेश्चनों में। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर देखो ये मेरी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो मैं एक बार आपको पुनः याद दिला दूं, आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरे इतने भाई इतने सही हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चन में इतने सही हैं, ठीक है। और मैं उन परेशान बच्चों के लिए अपनी 2 लाइनें भी लास्ट में बोल दूँ, ठीक है। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लास्ट क्वेश्चन इसी बात के साथ करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 9 घंटे के लिए एक आदमी की औसत ड्राइविंग गति कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ पर टोटल 9 घंटे में उसकी औसत ड्राइविंग गति दे दी गई है। उसके बाद यहाँ पर ये सभी टुकड़ों में दी हुई है। अपनी यात्रा के पहले 3 घंटे के दौरान 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलाई। अगले 2 घंटे 15 मिनट, अगले 2 घंटे और 15 मिनट के लिए उन्होंने 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाई। उन्होंने अगले 3 घंटे तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बनाए रखी। पिछले 45 मिनट में उसकी औसत गति क्या होगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर देखो 9 घंटे के लिए औसत ड्राइविंग गति कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो इससे टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, टोटल दूरी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 72 × 9, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो हमारी आ जाएगी 9 दूनी 18 और 9 7 63 1 64, 648 किलोमीटर की ये हमारी आ चुकी है टोटल डिस्टेंस। अब ये देखो ये जो दी हुई है ये सब यही वाली चाल और दूरी टुकड़ों में दे करके दी हुई है और इनका ये सब एवरेज मिला करके यहाँ एक साथ सबसे ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 9 घंटे में कितनी, 9 घंटे में 72 किलोमीटर प्रति घंटे, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने तय की। तो आपकी ये आ गई टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ से देख लेते हैं ये टोटल हमारा कितना रहा, 9 आवर्स। अब यहाँ पर देखो देख लेते हैं अपनी यात्रा के दौरान पहले 3 घंटे। अब ये पहले 3 घंटे किस स्पीड से चल रहे हैं, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से, 54 km प्रति हावर से ये चल रहे हैं। तो ये कितनी डिस्टेंस को कवर करेंगे, 3 चक्को 12, 3 पचे 15, 1 16, 162 किलोमीटर की दूरी को यहाँ पर ये कवर करेंगे। उसके बाद देखो अगले 2 घंटे, अगला दूसरा घंटा आ गया, 2 घंटे और 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट को देखो क्या लिख सकते हो, यहाँ पर साइड में देख लो, 2 घंटे 15 मिनट को यहाँ पर आप 15/60 लिख सकते हो और यहाँ पर 15 चक्को 60 आ जाएगा, 4 दूनी 9/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 घंटे यहाँ पर ना लिख करके यहाँ पर देखो ये भी लिख सकते हो 9/4, 9/4 हावर्स, ठीक है, 9/4 हावर्स, इसको अब काट दो, ठीक है। तो 2 घंटे 15 मिनट की बात हो गई और यहाँ पर 68 km प्रति हावर्स, 68 km प्रति हावर्स की स्पीड से चल रहे हैं। तो कितनी दूरी को ये कवर करेंगे, देखो 4 से ये हमारा कट जाएगा, 4 1 कम 4 2, 4 7 28 और 17 9 कितना होता है, ठीक है, 153 होता है, 153 किलोमीटर आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पर उन्होंने अगले 3 घंटे तक 90 किलोमीटर, अब ये देखो क्या आ गए, अगले 3 घंटे में 90 किलोमीटर। यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, 3 घंटे में 90 km प्रति हावर्स। अब 3 घंटे तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप गाड़ी चलाओगे तो यहाँ पर कितनी दूरी तय करोगे, 270 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर टोटल 3 घंटे ये, 3 घंटे ये, कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, ठीक है, 6 घंटे हो गए। और ये जो मैंने 9/4 घंटे लिखे हैं ये 2 घंटे 15 मिनट है। तो 6 घंटे और 2 घंटे 15 मिनट, 8 घंटे 15 मिनट हो गए टोटल। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि टोटल जो ये टुकड़े में घंटे दिए हुए हैं 8 घंटे 15 मिनट आपके हो चुके हैं, ठीक है, 8 घंटे 15 मिनट आपके हो चुके हैं। आपसे अब पूछा क्या जा रहा है, पिछले 45 मिनट में उसकी गति क्या थी। ये देखो मैंने बात आपको पहले भी कह दी थी, ये पूरी एवरेज स्पीड यहाँ पर दी हुई है, 9 घंटे की बात एक साथ दी हुई है, ये सभी टुकड़े में दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पर जो बात आई है 8 घंटे 15 मिनट की आई है, यहाँ पर 9 घंटे की ऑलरेडी पहले दी हुई थी। जो यहाँ पर मैं अब 45 मिनट, जो यहाँ पर मैं अब 45 मिनट अपनी चाल चलूँगा तो वो कितनी स्पीड से कवर करूँगा जिससे कि यहाँ पर हमारी ये टोटल डिस्टेंस कवर हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 162 किलोमीटर, 153 किलोमीटर, 270 किलोमीटर को आपस में ऐड कर लूँगा। ऐड करूँगा तो यहाँ पर 3 2 5 आ जाएगा और यहाँ पर 6 5 11, 11 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर
उसके बाद यहाँ पर देखो 1, 2 और 4 और ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 585 किलोमीटर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 585 किलोमीटर हमारा ये हो गया। इसका मतलब मैंने 8 घंटे 15 मिनट में 585 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया है। ठीक है, 8 घंटे 15 मिनट में 585 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया है। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि बचे हुए 45 मिनट में मैं किस स्पीड से चलूं तो हमारी ये वाली डिस्टेंस जो बची वाली दूरी है वो कवर हो जाए। बची वाली दूरी देखो क्या यहाँ पर कौन सी है, 648 का अगर यहाँ पर मैं 585 में घटा दूं तो हमारी बची डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, और यहाँ पर देखो कितना बचा, 14 में 8 गए, हमारे 6 बचे। ठीक है, 63 किलोमीटर। अब यहाँ से हमें ये पता होता है कि 45 मिनट में हमें 63 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है। इधर देखो, यहाँ पर देख लेते हैं, 45 मिनट में 63 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है। तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड आ जाएगी, स्पीड आपकी क्या आ जाएगी, यानी कि जो आपकी चाल आ जाएगी, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दूरी बटे समय। तो हमें 63 किलोमीटर की दूरी बचे हुए 45 मिनट में कवर करनी है। तो 45 को यहाँ पर मिनट को हम 60 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 63 बटे 45, और ये 60 हमारा पलट करके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर 60, 15 चक्को 60, 15 45 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आज आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर के आया था जो बिल्कुल एग्जाम में बन रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जिस पैटर्न के क्वेश्चन बनने हैं वो सभी टाइप के मैं क्वेश्चन लेकर के आया था। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और एक बार मैं पुनः बता दूं, जितने क्वेश्चन आपके बने हैं वो भी नीचे कमेंट में जरूर करें, जिससे कि मैं जानूंगा ये बच्चा वाकई में इसके अंदर काबिलियत है, ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। आज की यह मेरी क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे सस्ती जीडी वाले प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि अपने मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।